हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेल जगत से दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। अब दोस्तों, करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी अधिकांश क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है कि दोस्तों, जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे फैक्ट सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो राज सुब्रमण्यम को। अगला है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो डेविड एलन चिपरफील्ड को। किन्हें? डेविड एलन चिपरफील्ड को। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो नरगिस मोहम्मदी को किया गया है। किसे? नरगिस मोहम्मदी को। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है, तो क्लाउडिया गोल्डिन ने जीता है। और यहाँ से अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो वहीदा रहमान को किया गया। सारे फैक्ट सिलेक्टेड हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आप लोग प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है, जितने टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है, उन सभी को आप फोकस रखने का प्रयास करें। हो सके तो नोट डाउन रखें। और जब भी आप लोग प्रिपरेशन करें, आप देखें कि वो सारे पाठ्यक्रम जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम दिशाहीन कर चल रहे हैं। ऐसी प्रिपरेशन ना करें, कहीं भी किसी भी वीडियोस को ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, कहीं से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। काफ़ी इंतजार के बाद में वैकेंसी आई हुई है, तो इसको ऐसे ही अपने हाथ से न जाने दें। आगे ही चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर स्वाति नायक को किया गया है। किन्हें? डॉक्टर स्वाति नायक को। एक स्ट्रेटजी बना के तैयारी करें, क्वेश्चंस को रिवीजन भी करने हैं कि क्वेश्चन कई ट्रेंड से दोस्तों आप लोग जानते हैं घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो रिवीजन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम पढ़ लिए फिर पढ़ते चले जा रहे हैं, उनको रिवीजन का मौका नहीं मिला, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो संभावना दोस्तों एग्जाम्स में गलत ही हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को बारीकी से ध्यान रखने का प्रयास करें। अगला है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो दामोदर मौजो को किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया। किसे? गीता प्रेस गोरखपुर को। हमारे द्वारा जो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं दोस्तों, उनका एक ट्रेंड है कि हर टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन अभी दिए गए, कहाँ से नहीं दिए गए, उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से दोस्तों नोट डाउन किया जाता है। आपके हर टॉपिक्स के इर्द गिर्द जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सबको स्ट्रेटजी बना के दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो सलमान रुश्दी को किया गया है। नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, तो अल्लू अर्जुन को मिला है। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला, तो आलिया भट्ट को मिला है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो इंदौर मध्य प्रदेश को दिया गया है। अगला है, SAFF अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो स्पेन ने जीता है। अगला, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता, तो जर्मनी ने जीता है। और FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही, तो बेल्जियम रही। दोनों साथ में ध्यान रखेंगे, विजेता जर्मनी और उप विजेता बेल्जियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने जीता। किसने? नीरज चोपड़ा ने। और अगला क्वेश्चन है,
टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। और टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने एक साथ सॉल्व किए हैं। अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ हमारा लगा हुआ है, उसके बाद पुनः हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस, आपका यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, या डायरेक्टली इस पर कॉल करके पीडीएफ के बारे में आप बात भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पीडीएफ में इतना दमखम लगा दिया गया है कि आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से करके एक बार रिवीजन करते हैं तो दोस्तों अच्छे से अच्छा स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला दोस्तों एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। जिसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस के लिए 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट बिहार एसएससी 10+2 2023 फरवरी में ये भी करवाया जाएगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान हुआ, करंट अफेयर्स, इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। अब 2 बातें ध्यान रखिएगा दोस्तों, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी का कंबाइन नहीं किया जा सकता। उसका कारण है एसएससी जीडी के पाठ्यक्रम में हिंदी है, लेकिन बिहार एसएससी में हिंदी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। लेकिन एसएससी जीडी में सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है यहाँ पे भी काफ़ी डिफरेंस है। और बिहार एसएससी में दोस्तों बिहार स्पेशल यानी बिहार जीके भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चन शामिल होंगे। तो क्वेश्चन का ट्रेंड काफ़ी डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, इसलिए हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते, किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लिया जा सकता। बाकी आपका जो दोस्तों पाठ्यक्रम मैथ और रीजनिंग बताया, ऑलरेडी आप लोग इनके वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पूरी तरह से दोस्तों आप सक्षम हो जाते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। लास्ट पीडीएफ हमारा यूपीपीएससी आरओ 2023 लगभग फरवरी में इसका एग्जाम करवाया जाएगा पीटी का। इसमें जो 2 पेपर करवाए जाएंगे, 140 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के 6 चैप्टर से पूछे जाएंगे। इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस केवल 100 रुपीज़ रखी गई। और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के बारे में इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से उठाया गया है। क्वेश्चन रखा गया है सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का है। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं घुमा घुमा के, उन सब को पूरी तरह से दोस्तों कवर कर लिया गया है। जरूरत है अब आप लोगों को अच्छी प्रिपरेशन करने की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन के बारे में बात करेंगे। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? ध्यान दीजिएगा, एक तरफ दिया गया शास्त्रीय नृत्य, दूसरे तरफ दिया गया संबंधित राज्य, यानी कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सबसे पहले शुरू करते हैं भरतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ, ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोनों केरल के हैं। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो हमारा क्वेश्चन था ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और लास्ट है दोस्तों ओडिसी, जो कि ओडिशा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब जैसे भी करें आप लोग टिक लगाएं, रट्टा मारें, क्वेश्चंस मिस नहीं किए जा सकते क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यह मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, बेटर होगा अगर आप पीडीएफ लेते हैं उनका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा। एक बार उनका रिवीजन जरूर कीजिएगा ताकि पूरी तरह से दोस्तों आप लोग सक्षम हो सके अपने एग्जाम्स के लिए। चलते हैं यहीं से, अब किस किस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोग दोस्तों यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का, इस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद अगला देखिएगा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? वो भी भरतनाट्यम है। नेक्स्ट है मृणाली साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। और पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये भी भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम से इतने क्वेश्चंस बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिएगा, कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली में। कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली से है। रागिनी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली से है। और गोपीनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भी कथकली से ही है। यहाँ से इतना क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे।
आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, जयपुर घराना, ध्यान दीजिएगा, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के घराने हैं, तो कथक के। अब ये यूपी स्पेशल पूरी तरह से क्लियर हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य का ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे हम ऑप्शन बनाए, विकल्प बना बना के डालें कि जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, व्यक्तियों के नाम डालें, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, टाइम टेकिंग होगा, कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप लोग एग्जाम के समय में अपने प्रिपरेशन को अच्छी ढंग से क्लियर कर लें ताकि एग्जाम अच्छा हो सके। अगला देखिएगा, बिरजू महाराज, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश से चल रहा है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक से है शास्त्रीय। अगला देखिएगा दोस्तों, एक मिनट, सितारा देवी हमारा अगला है दोस्तों, सितारा देवी, बिरजू महाराज हमारा हो चुका है। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, कथक से है। गोपी कृष्ण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये भी कथक से है। और हजारी अग्रवाल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये भी कथक से है। और कथक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना ये सब इसी नृत्य शैली के उदाहरण हैं। चलते हैं लास्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है, तो कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। फिर है यामिनी रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी से। और राजा और राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये भी कुचिपुड़ी से। इतना क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस ना ही मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, महत्वपूर्ण कला केंद्र उद्यान जो स्थापत्य होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्या क्वेश्चन रखा गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। अब एक साथ इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। एक तरफ दिया गया संस्कृति और पर्यटन संस्थान, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई कि कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले ललित कला अकादमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोकेशन बताने होते हैं। ललित कला अकादमी भारत के किस राज्य में स्थित है, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा, या कहाँ पे स्थित है, तो ये नई दिल्ली में। फिर है उस्ताद अलाउद्दीन खान अकादमी कहाँ पे स्थित है, भोपाल में। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में। और सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में। एक तरह से दोस्तों जो क्वेश्चंस आते हैं उनको एक साथ सेट करने का प्रयास करते हैं ताकि याद रखने में थोड़ी सी सहजता और सरलता महसूस हो सके। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान जो कि कोलकाता में है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है। और लास्ट है यहाँ से भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जो कि कोलकाता में स्थित है, ध्यान रखेंगे। इतना यहाँ से कवर कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि जनरल साइंस का रहा है, मात्रक से क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे। पुनः इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं साई मात्रक के एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जनरल साइंस का है। क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, करेक्ट आंसर होगा वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ राशियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ मात्रक दिया गया है एसआई पद्धति में। सबसे पहले बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। क्या होता है, कूलाम्ब होता है। अगला क्या है, विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। विद्युत धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। इतना यहाँ से कवर रखेंगे तो ना ही क्वेश्चंस मिस होने वाले हैं और ना ही दोस्तों गलत होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटी से आ चुका है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, ये क्वेश्चन रखा गया है। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। डेट जरूर ध्यान रखेंगे, जहाँ पे डेट डाला गया है इसका अर्थ ये हुआ कि डेट से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए डाला गया है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर होंगे। दोस्तों भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया, जो कि हमारा आंसर है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे गाने में टोटल दोस्तों 52 सेकेंड लगते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया। क्वेश्चन क्या रखा गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 है। कौन सा है, 343 है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में,
भारतीय संविधान के भाग 17 में आता है, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ये भी प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? कौन? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। करेक्ट आंसर होगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो हर हम लोग जानते हैं 5 वर्ष 5 वर्ष। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। ध्यान रखेंगे, जो भी पहले पूरा हो जाए। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरी हो बना रह सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति। दोस्तों 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर कौन कौन? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व गृह मंत्री इसमें शामिल होते हैं। अब यहीं से नोट देख लीजिए। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, करंट से जोड़ दिया गया है इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल उठा के देख लीजिए, जो भी एग्जाम्स हैं एसएससी के हुए हैं 5 से 6 बार क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन क्या रखा गया है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायाधीश होता है। कभी कॉन्सेप्ट दिया था कि भारत का प्रथम मुख्य विधि अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, और कभी कभी बोल जाता है महान्यायवादी की नियुक्ति का अनुच्छेद या महान्यायाधीश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, या अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है, बस इसी में घुमा दिया जाता है। तो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। अब एक्स्ट्रा फिर देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 76 ये जरूर ध्यान रखेंगे के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ध्यान रखेंगे। अब नोट देख लेंगे, भारत में वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमण हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा हिंदी से आ चुका है, पर्यायवाची से। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे, पुनः इस टॉपिक से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है, निम्न में दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? करेक्ट आंसर होगा बिजली का। आप चलिए एक साथ कवर करते हैं। सबसे पहले अमृत का पर्यायवाची देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट शब्द है सबको डाल दिया गया है, आपके ऑप्शन में यहाँ से पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले हैं। तो अमृत का क्या क्या होता है? पीयूष होता है, सुधा होता है, अमी होता है, जीवन होता है, जीवनोदक होता है और सोम होता है। ये 6 शब्द ध्यान रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, आपके ऑप्शन में दिए जाते हैं। अगला है आकाश का पर्यायवाची। गगन होगा, आसमान होगा, अंबर होगा, व्योम होगा, अंतरिक्ष होगा, अनंत होगा और नभ होगा। ये ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। जल का पर्यायवाची देखें तो पानी होगा, नीर होगा, तोय होगा, वारी होगा, अंबु होगा, सलिल होगा और सारंग होगा। बेटर होगा दोस्तों, इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है और कन्फ्यूजन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिजली। बिजली का पर्यायवाची विद्युत होगा, चपला होगा, चंचला होगा, दामिनी होगा, तड़ित होगा, सौदामिनी होगा। अच्छे सब ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी भरमर का देखेंगे, भौरा होगा, मधुप होगा, मधुकर होगा, भौरा होगा, शिलीमुख होगा। ये वर्ड ध्यान रखेंगे यहाँ पे भौरा के पर्यायवाची में। फिर पत्थर का पर्यायवाची पाहन होगा, पाषाण होगा, शिला होगा, प्रस्तर होगा, उपल होगा। ये ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं सोना का पर्यायवाची। तो स्वर्ण होगा, कंचन होगा, कनक होगा, हेम होगा, उहाटक होगा और महारजत होगा। नेक्स्ट देखेंगे पवन का पर्यायवाची क्या होगा? हवा होगा, अनिल होगा, प्रभंजन, समीर, वायु और प्रवात। ये ध्यान रखेंगे। सारे जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनको डाल दिए गए हैं। फिर देखेंगे हम लोग पृथ्वी का पर्यायवाची। धरा होगा, भूमि होगा, वसुंधरा होगा, धरती होगा, धरित्री होगा और धरणी होगा, वसुधा होगा। लास्ट है दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची। इतने शब्द यहाँ से उठाए गए हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची बनते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करेंगे, जो कि पीडीएफ में कलेक्ट कर लिया गया है। अग्नि का पर्यायवाची अनल होगा, आग होगा, पावक होगा, हुताशन होगा, ज्वलन होगा, किसान होगा और सिखी होगा। ये इतने सब ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोगों के मिस नहीं होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जनरल साइंस के विटामिन से आया हुआ। क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्वेश्चन रखा गया है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। अब विटामिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ हम लोग कलेक्ट कर लेंगे केवल 2 मिनट के अंदर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट एक साथ कवर कर लिए गए हैं। एक तरफ दिया गया विटामिन का नाम, फिर उनके रासायनिक नाम और लास्ट में दे दिया गया है कमी का प्रभाव, यानी कि
किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सबसे पहले विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी कमी से रतौंधी होती है, ये भी डाल दिया गया है ताकि टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो सके। फिर है विटामिन B1, रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी होती है। फिर है विटामिन 6, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से रक्त क्षीणता या चर्म रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है और इसकी कमी से दोस्तों सूखा रोग होता है। क्या होता है? सूखा रोग होता है। 2 और बचे हैं, देख लेंगे, 1-2 मिनट के अंदर आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो रहा है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है और इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और लास्ट है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है और इसकी कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक पे। पूरा ये हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन रखा गया जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? क्वेश्चन को किस तरह से डिजाइन किया गया? देखिए, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, ये भी डाल देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, तो 24वें एवं अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं दोस्तों जो आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। इसमें आपके दोस्तों जियोग्राफी भी डाला गया है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकॉनमी, विविध के चैप्टर्स, सामान्य विज्ञान, सबको सम्मिलित कर लिया गया है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन कि दोस्तों जो ट्रेंड है वो रखे गए हैं। चलिए एक साथ कवर करते हैं। पहला है दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में। नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? BS नायपाल हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। अगला देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो एक कानपुर में स्थित है। फिर है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। पूरी तरह से डाल दिया गया, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, यूपी स्पेशल भी कवर रखिएगा। ये अगला है एक अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड कितने वर्ग किलोमीटर को कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो 111 किलोमीटर को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। नेक्स्ट आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। अगला है पीतल किसका मिश्रण है? तो जस्ता तथा तांबा का। अगला ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या? सोडियम कार्बोनेट। और इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा में। लास्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। कौन सा? यकृत होता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।